हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के सेशन में हम हमारे वन लाइनर मंथली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नवंबर 2025 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर में यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एंड तक सेशन को देखिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है। रैपिड रिवीजन राउंड है हमारा आज का। ये इस मंथ में थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है क्योंकि आप सभी को पता है जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की महामैराथन क्लास आ चुकी है आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप उस सेशन को भी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में महामैराथन क्लास की लिंक दे दूंगा। जनवरी से दिसंबर 2025 के टॉप 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वहां पर मैंने आपको बताए हैं, उस सेशन को देख लीजिएगा, सिंगल सेशन है। चलिए हम शुरू करते हैं नवंबर मंथ के टॉप 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर को। सबसे पहला देखिए, भारत की 94th रामसर साइट कौन सी बनी है? इंडिया की 94th रामसर साइट बनी है गोगाबिल लेक। कहां देखने को मिलेगी? तो यह बिहार के बक्सर में देखने को मिलेगी। आपको पता है वर्तमान में इंडिया में 96 रामसर साइट है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। दो आगे हमको लेटेस्ट वाली फिर से मिलेगी, ये भी नवंबर में बनी है, तो इसको भी याद रखिएगा। 94th रामसर साइट कौन सी है? तो ये गोगाबिल लेक है, बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। आगे आइए, भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया? भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है लखनऊ को। देखिए, ये जो यूनेस्को के द्वारा ये जो उपाधि है, ये दी जाती है किसी भी शहर को, किसी भी सिटी को उसकी पाक कला के लिए। पाक कला मतलब भोजन बनाने की, जो व्यंजन बनाने की जो कला है, उसके लिए यह उपाधि दी जाती है यूनेस्को के द्वारा। इंडिया में ऐसी पहली सिटी थी हैदराबाद, जिसे यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया था। सेकेंड हो गई है अब नवंबर 2025 में लखनऊ। रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन का नाम क्या है? रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन की बात करें तो इसे नाम दिया गया है पोसीडॉन। च्वांगकुट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर हम च्वांगकुट फेस्टिवल की बात करें, यह मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। मणिपुर क्योंकि काफी सुर्खियों में रहता है, तो यहां से एक एक फैक्ट को याद रखिएगा। मणिपुर में कुकी, चिन, मिजो ये सारी ट्राइब निवास करती है और एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाती है मणिपुर में च्वांगकुट फेस्टिवल को। नवंबर 2025 में यह मणिपुर में मनाया गया था। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? 2025 में फिडे चेस वर्ल्ड कप का जो खिताब था, उसकी ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी रखा गया था। आपको पता है ये जो आयोजन है फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का, ये 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और इस ट्रॉफी का नाम इंडिया के एक चेस प्लेयर के नाम पर रखा गया, जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, मतलब है। ओके, 2025 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? पहली चीज तो यह कि 2025 का विमेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? इंडिया ने जीता। रनर अप कौन रहा? रनर अप रहा दक्षिण अफ्रीका। आपको पता है ये इंडिया और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेला गया था। फाइनल में इंडिया ने 52 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2025 का विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। यहां पर मेन प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो ये दीप्ति शर्मा रही है प्लेयर ऑफ द सीरीज। ओके, दीप्ति शर्मा ने पूरी सीरीज में 22 विकेट लिए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब फाइनल में दिया गया था शेफाली वर्मा को। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। फाइनल में इन्होंने 87 रन की पारी खेली थी और जो फाइनल है डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। तंजानिया की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? तंजानिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसकी नई प्रेसिडेंट बनी है सामिया सुलू हसन। ओके, तो ईस्ट अफ्रीकी देश है तंजानिया, कैपिटल है डोडोमा। इसकी नई प्रेसिडेंट नवंबर 2025 में सामिया सुलू हसन बनाई गई। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? देखिए, ये जो इंडेक्स है ना, इस आधार पर रैंक करता है कि किसी भी देश में कानून का शासन कितना अच्छा है, लोग कितना ज्यादा लॉ को फॉलो करते हैं, लोग कितना अच्छा है लोगों के लिए, इस आधार पर इसे तैयार किया जाता है।
143 कंट्रीज को इसमें रैंक किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। इंडिया को 2025 में 86 रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया की 79th रैंक थी, अब हो गई है 86, मतलब रैंक घटी है। पहले नंबर पर है डेनमार्क, सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर रखा गया है फिनलैंड को। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है 86। रामदरश मिश्र, जिनका नवंबर 2025 में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? रामदरश मिश्र, इनकी बात करें तो ये बहुत ही फेमस साहित्यकार थे। उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं हिंदी के साहित्यकार रामदरश मिश्र। 2025 में ही इन्हें पद्मश्री दिया गया था और इसके पहले 2021 में मैं तो यहां हूं, जो कि इनकी कविता है, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 2025 में ही पद्मश्री मिला और 2025 में ही रामदरश मिश्र का निधन हो गया। हिंदी साहित्यकार, उत्तर प्रदेश राज्य से। नवंबर 2025 में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? रोहन बोपन्ना टेनिस के खिलाड़ी। ओके, 45 साल की एज में इन्होंने अभी 2025 में रिटायरमेंट लिया है। कर्नाटका के बेंगलुरु के रहने वाले हैं। खेलों के क्षेत्र में रोहन बोपन्ना के योगदान के लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड 2019 में दिया जा चुका है और पद्मश्री 2024 में दिया गया था। अब इन्होंने टेनिस खेलों से रिटायरमेंट लिया है। 2025 एशियन यूथ गेम्स की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या है? तो 2025 में एशियन यूथ गेम्स, अगर इसकी बात करें तो आयोजन बहरीन में किया गया था। इंडिया ने टोटल 48 मेडल अपने नाम किए और मेडल टेली में इंडिया 6वें नंबर पर रहा है। इंडिया ने 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 48 मेडल के साथ इंडिया 6वें नंबर पर है एशियन यूथ गेम्स में, आयोजन बहरीन में। पहले नंबर पर है चाइना 147 मेडल के साथ, उज्बेकिस्तान सेकंड पर 81 और कजाकिस्तान 93 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर। इंडिया की रैंक 6th, मेडल कितना है 48 और आयोजन कहां पर? बहरीन में। प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का विनर कौन है? नवंबर 2025 में प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन का फाइनल खेला गया था। वैसे ये अक्टूबर के मंथ के लास्ट में हो चुका था, तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। 12वां सीजन था। चैंपियन रही दबंग दिल्ली और रनर अप रही पुनेरी पलटन। तो विनर पूछा गया है तो दबंग दिल्ली ने 2025 का प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता। आपको पता है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में की गई थी और 2014 से नॉर्मली ये हर साल आयोजित किया जा रहा है। अभी दबंग दिल्ली विनर रही 2025 में और पुनेरी पलटन रनर अप रही। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक संजय गर्ग को अपॉइंट किया गया है। संजय गर्ग केरला से आते हैं, 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। टाइफून कलमेगी किस सागर में आया था? टाइफून कलमेगी देखने को मिला था वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में यह आया था और इसने सबसे ज्यादा लैंडफॉल किया था फिलीपींस में। इसके लैंडफॉल के कारण फिलीपींस में 60 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी 2025 में नवंबर मंथ में। तो टाइफून कलमेगी है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये देखने को मिला था। प्रभावित देश कौन सा है? सबसे ज्यादा फिलीपींस। बोईता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बोईता बंदना, बोईता का मतलब है वोट और वंदना का मतलब है पूजा करना। तो बोईता बंदना फेस्टिवल मनाया जाता है भारत के ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा यहां पर हो जाएगा आंसर। नवंबर मंथ में यह फेस्टिवल मनाया गया था। रोमारी डोंडुआ वेटलैंड जिसकी रामसर साइट के लिए मांग की जा रही है, किस राज्य में स्थित है? रोमारी डोंडुआ वेटलैंड ये देखने को मिलेगा भारत के असम राज्य में। असम के वहां के जो स्थानीय लोग हैं डिमांड कर रहे हैं कि इसे रामसर साइट का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। आपको पता है बिहार में, असम में अभी केवल एक ही रामसर साइट है, डिपोरबिल वेटलैंड, और अब इसके लिए भी डिमांड की जा रही है पर अभी दिया नहीं गया है स्टेटस। तो याद रखिएगा रोमारी डोंडुआ वेटलैंड कहां पर? असम में। अब यहां पर ये एक जो वेटलैंड है ना, असम की एक लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि 2.5 से 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है वेटलैंड पूरा असम में। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में भारत की रैंक क्या है?
यूबीएस जो कि स्विट्जरलैंड का यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, इसकी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट है 2025 की। इसमें भारत, अगर करोड़पतियों की सूची की बात करें मिलीनियर्स की, तो भारत रहा है 14th रैंक पर। भारत के पास ये जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग 9,17,000 मिलीनियर्स इंडिया में, और इंडिया की रैंक है 14। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा मिलीनियर्स यूएसए में है, सेकंड पर चाइना और थर्ड पर है फ्रांस। इंडिया की रैंक है 14। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की किस संस्था की सबसे ऊंची 59th रैंक है? तो एशिया की यूनिवर्सिटीज को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक किया जाता है। तो ये जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2026 के लिए, इंडिया के आईआईटी दिल्ली को सबसे ऊंची रैंक दी गई है 59। वैसे इस रैंकिंग में 1529 एशियन इंस्टीट्यूट को रैंक किया गया है। इंडिया की ओर से सबसे ऊपर आईआईटी दिल्ली है 59th रैंक पर। पहले नंबर पर है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, सेकंड पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी, चाइना की, एक हांगकांग की और एक चाइना की। ठीक है, तो ये दो टॉप पर हो गई। इंडिया की सबसे टॉप पर 59th रैंक पर आई है आईआईटी दिल्ली। सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? स्टारलिंक जो कि एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है, ये स्पेसएक्स की कंपनी है जो कि एलन मस्क की है। तो इसने भारत में महाराष्ट्र राज्य की गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया है कि इंटरनेट सर्विस दी जाएगी सैटेलाइट के माध्यम से। दुनिया का फर्स्ट कैशलेस देश कौन सा बना है? इंडिया का पहला कैशलेस कंट्री बनी है स्वीडन, यूरोपीय देश। जैसे हम पेमेंट करते हैं ना यूपीआई से, स्वीडन ने 2012 में स्विस नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अब यहाँ के लोग जो है ना धीरे धीरे स्विच हुए और लगभग 95% से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन है स्वीडन में वो कैशलेस ही होता है। तो वर्ल्ड की पहली कैशलेस कंट्री बनी है स्वीडन। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार कहां आयोजित की गई? नवंबर 2025 में एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में 11 से लेकर 15 नवंबर तक। हमारी जो आर्म्ड फोर्स है तीनों, उनके द्वारा मिलकर ये एक जॉइंट ऑपरेशन था अरुणाचल प्रदेश में, एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार। देखिए यहां पर मैं आपको वन लाइनर में रिवाइज करवा दे रहा हूं नवंबर मंथ का करंट अफेयर। ओके, डेली करंट अफेयर में हम डिटेलिंग पूरी पढ़ते हैं सारे करंट अफेयर में। डेली करंट अफेयर अगर आप रोज देखते हो 10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर में होते हैं, है ना। 30 दिन में 300 क्वेश्चन वहां पर आपके तैयार होते हैं डेली करंट अफेयर के। तो हर मंथ का करंट अफेयर आप डेली करंट अफेयर को वॉच कीजिए, मॉर्निंग में 6 बजे आपको मिल जाता है क्रेजी जी का ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो वहां से कभी भी अगर आप डेली करंट अफेयर रोज वॉच करते तो किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा आप हमारे करंट अफेयर के 2026 के ओएसएस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए डेली करंट अफेयर के अलावा आपको ई बुक मिल जाएगी 50+ से ज्यादा करंट अफेयर की, 200 से ज्यादा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, और 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप करंट अफेयर के यहां पर लगा पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको जीएस में कोई प्रॉब्लम है तो 100 आवर जीएस का आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सभी जीएस के सब्जेक्ट बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको 100 आवर में कवर करवाए गए हैं। तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों को ही आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एसएस इनोवेशंस द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम का नाम क्या है? एसएस इनोवेशन जो कि एक कंपनी है, इसके द्वारा वर्ल्ड के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम को लॉन्च किया गया। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है, और इसको नाम दिया गया मंत्रासन। भारत की पहली ड्रोन सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? इंडिया की पहली ड्रोन सिटी बनाई जाएगी आंध्र प्रदेश राज्य में। ड्रोन सिटी भी बनाई जा रही है, और इसके अलावा स्पेस सिटी भी इंडिया की पहली आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है। इसका फाउंडेशन रखा गया है आंध्र प्रदेश में। बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क, इसका पहला द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया केरला के कोच्चि में। कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 से लेकर 6 नवंबर तक केरला के कोच्चि में। उद्देश्य जानते क्या है? ब्लू इकोनॉमी को बिम्स्टेक देश और इंडिया के मध्य में बढ़ावा देना। मतलब जो समुद्र के माध्यम से ट्रेड होता है और वो जितनी भी इकोनॉमी समुद्र पर बेस्ड है उससे बढ़ाना, उससे कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी। तो इसको बढ़ाने के लिए डिस्कशन किया गया बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस में।
पहली बार ही इसका आयोजन किया गया, 2 साल में एक बार किया जाएगा। आयोजन केरला के कोच्चि में किया गया। स्मार्ट एग्जाम ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? स्मार्ट एग्जाम एप्लीकेशन को असम राज्य में लॉन्च किया गया। असम में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने वंदे मातरम गीत का 150वां ईयर सेलिब्रेशन लॉन्च किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? 2025 में वंदे मातरम गीत को 150 साल पूरे हुए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इस गीत को लिखा गया था। आपको पता है 7 नवंबर को वंदे मातरम सॉन्ग का 150 स्थापना दिवस था। तो इस उपलक्ष्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने 150 ईयर सेलिब्रेशन को लॉन्च किया था। 24 जनवरी 1950 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने इसे नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया था, वंदे मातरम को। ठीक है ना, तो याद रखिएगा राष्ट्र गीत है हमारा वंदे मातरम, इंपॉर्टेंट है। कॉप 30 समिट का आयोजन कहां किया गया है? कॉप 30 समिट का आयोजन किया गया है ब्राजील के बेलेम शहर में। 10 से लेकर 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलेम शहर में यह आयोजित किया गया। कॉप 30 की बैठक इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ा सम्मेलन यही होता है। 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में यह 30वीं समिट थी कॉप की। इसके पहले कॉप 29 समिट 2024 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित की गई थी। और कॉप की पहली समिट का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में 1995 में किया गया था। आयोजन कौन करवाता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉप की बैठक का आयोजन करवाता है। भारत की कौन सी सिटी एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी 2025 में शीर्ष स्थान पर रही है? इंडिया की वो सिटी जो कि एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी में टॉप पर रही, तो ये रही है मुंबई। टाइम आउट की ये रिपोर्ट है ना, एक ब्रिटिश समाचार पत्रिका है टाइम आउट, इसकी रिपोर्ट है, ब्रिटिश मीडिया ग्रुप की है। इसने 1968 में टाइम आउट की स्थापना हुई थी। यह जारी करता है एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी रिपोर्ट को, और इसमें बताया गया कि इंडिया का मुंबई पहले स्थान पर है, चाइना का बीजिंग सेकंड पर, और चाइना का ही शंघाई इस रिपोर्ट में तीसरे नंबर पर है एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी में। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गई थी नवंबर 2025 में? तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में अंगोला देश के 50वें इंडिपेंडेंस डे पर पार्टिसिपेट किया था। 11 नवंबर को अंगोला का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। कभी पुर्तगाल का शासन था अंगोला पर, एक अफ्रीकी देश है। तो अंगोला 11 नवंबर 1975 को पुर्तगाल से, पोर्चुगीज से आजाद हुआ, और तब से इसका स्वतंत्रता दिवस 11 नवंबर को मनाया जा रहा है। अब इसका 50वां इंडिपेंडेंस डे था 11 नवंबर 2025 को। यहां पर चीफ गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट किया था इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ओके, अंगोला की कैपिटल की बात करें तो लुआंडा अंगोला की कैपिटल है। दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी किसके द्वारा अपनाया गया है? दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी से अपनाया गया है यूनेस्को के द्वारा, है ना। न्यूरो टेक्नोलॉजी पर एक ग्लोबल कन्वेंशन को मान्यता दी गई है। यूनेस्को के जो मेंबर कंट्री है वो इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। सुपर टाइफून फुंग योंग किस महासागर में आया था? सुपर टाइफून फुंग वोंग देखने को मिला था पैसिफिक ओशन में, और इसने भी फिलीपींस को ही प्रभावित किया था। फिलीपींस में 132 से ज्यादा गांव जलमग्न हुए थे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आए हुए टाइफून फुंग वोंग के कारण। तो इंपॉर्टेंट है, एक टाइफून मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी नवंबर में ही देखने को मिला वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस कब मनाया जाता है? द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस मनाया जाता है हर साल 9 से लेकर 15 नवंबर तक। साइंस और पीस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से विज्ञान और शांति, विज्ञान की मदद से ही शांति स्थापित की जा सकती है, ये प्रूफ करने के लिए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस मनाया जाता है 9 से लेकर 15 नवंबर तक। मित्र शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? मित्र शक्ति 2025 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से आयोजन इंडिया और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। 2025 में कर्नाटक के बेलगावी
में 10 नवंबर से 23 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था, है ना। 11वां एडिशन था 2025 में। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी, पहला एडिशन, तब श्रीलंका में आयोजित हुआ था। अब कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया। देखिए लास्ट ईयर जो 10वां एडिशन था ना, वो 12 से लेकर 25 अगस्त तक आयोजित किया गया था श्रीलंका में। तो ये टन बाय टन दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। लास्ट ईयर श्रीलंका में हो गया, तो अब कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया। 11th एडिशन मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37th बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन के जो पक्षकार है ना, उनकी 37th बैठक का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया था। ओजोन परत संरक्षण पर सबसे बड़ा सम्मेलन ही आज तक का यह हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में, और यहां पर जो ट्रीटी साइन की गई वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ताकि ओजोन परत का संरक्षण किया जाएगा। तो हर साल इसको रिव्यू किया जाता है कि भाई हम कितना आगे बढ़े। तो इस तरीके से 37th बैठक का आयोजन 2025 में केन्या के नैरोबी में किया गया। ठीक है। जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत किस रैंक पर है? तो जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की जो लॉन्ग टर्म रैंकिंग है, उसमें इंडिया को 9th रैंक दी गई है। दो तरीके की रैंकिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 30 साल की होती है, तो ये 1995 से 2024 तक की है, 3 दशक की। इसमें इंडिया को 9th रैंक पर रखा गया है। 2024 में इंडिया, देखिए एक और होती है यहां पर एनुअल रैंकिंग भी होती है। तो 2000 लास्ट ईयर से एनुअल रैंकिंग चलती है, तो 2024 की जो एनुअल रैंकिंग है उसमें इंडिया को 15वीं रैंक दी गई, लेकिन दीर्घकालीन रैंकिंग में 9th रैंक है। समझ में आया? जो लॉन्ग टर्म रैंकिंग है उसमें पहले पर है डोमिनिका, सेकंड पर म्यांमार और थर्ड पर है होंडुरास। इंडिया की रैंक है लॉन्ग टर्म रैंकिंग में 9th ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, याद रखिएगा। 2025 में बुकर प्राइज किसने जीता है? बुकर प्राइज 2025 में दिया गया डेविड सेजले को। 2 अवार्ड हैं यहां पर, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था बानू मुश्ताक को, इंडियन ऑथर है, इनकी रचना हार्ट लैम्प के लिए इनको मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हम बुकर प्राइज की बात करते हैं, इंटरनेशनल तो समझ में आ गया, यहां पर बुकर प्राइज की बात हो रही है। जो इंग्लिश नॉवेल है ना, इंग्लिश कृति के लिए दिया जाता है यह अवार्ड, ऐसा इंग्लिश नॉवेल जो कि प्रकाशित हुआ हो ब्रिटेन और आयरलैंड में, तो उसको दिया जा सकता है। बुकर प्राइज 2025 में डेविड सेजले को दिया गया, एक हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है। इनके नॉवेल फ्लैश के लिए इन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया 2025 में। मंजू बाला, जिन पर डोपिंग के नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, किस खेल से संबंधित है? मंजू बाला हमर थ्रो की खिलाड़ी है। नाडा जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इन्होंने डोपिंग उल्लंघन के कारण इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। किस पर? मंजू बाला पर, हमर थ्रो की खिलाड़ी। आयरलैंड की 10वीं प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली है? आयरलैंड की 10वीं प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है कैथरीन कॉनोली ने। कैथरीन कॉनोली आयरलैंड की 10वीं प्रेसिडेंट बनी है और आयरलैंड की 3rd फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। नवंबर 2025 में कैथरीन कॉनोली ने आयरलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में पद संभाला है। भारत का चर्चित नियोम एयरबेस कहां पर स्थित है? नियोम एयरबेस से लद्दाख में। लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है 218 करोड़ की लागत से। एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो लद्दाख में 13,000 फीट की ऊंचाई पर इसे हाल ही में बनाया गया नियोम एयरबेस को। कहां पर? लद्दाख में। भारत की वह एकमात्र प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है जिसे IUCN द्वारा गुड रेटिंग दी गई? IUCN ने भारत के कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड रेटिंग प्रदान की है। आपको पता है इंडिया में 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वर्तमान में, इसमें से केवल एक ही मिक्स्ड कैटेगरी की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम में है, 1784 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है यह वाला नेशनल पार्क। तो IUCN ने इसे गुड रेटिंग दी है नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में नोबेल विनर जेम्स वॉटसन का निधन हो गया। इन्हें किस चीज की खोज की थी? इन्होंने किस चीज की खोज की थी? जेम्स वॉटसन
नवंबर 2025 में इनका निधन हो गया। डीएनए स्ट्रक्चर की खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। 97 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। यूएसए के साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस। फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर 1953 में इन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर की खोज की थी और इसीलिए आगे चलकर इनको दिया गया था नोबेल प्राइज, है ना। तो नोबेल विनर जेम्स वॉटसन का हाल ही में निधन हो गया। डीएनए स्ट्रक्चर के लिए इन्हें जाना जाता है। चिकित्सा का नोबेल इनको दिया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किसके द्वारा किया जाएगा? आपको पता है टाइगर जनगणना 4 साल में एक बार होती है। आखिरी बार 2022 में हुई थी, अब नेक्स्ट ईयर होगी 2026 में। यह दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे होगा, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। यह किया जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। 2026 में यह टाइगर रिपोर्ट आएगी कि कितने टाइगर इंडिया में है। एक्सरसाइज मालाबार 2025 का आयोजन कहां किया गया? पहली चीज तो कि एक्सरसाइज मालाबार किन दो देशों के बीच में आयोजित की जाती है? तो एक्सरसाइज मालाबार का आयोजन किया जाता है क्वाड देशों के मध्य में। जो क्वाड के मेंबर कंट्री है, इसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो अभी 2025 में 10 से लेकर 18 नवंबर तक गुयाम आइलैंड पर इसका आयोजन किया गया था, एक्सरसाइज मालाबार का। गुयाम आइलैंड की लोकेशन देखेंगे ना तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये एक आइलैंड है जो कि यूएसए के कंट्रोल में, यूएसए की ओवरसीज टेरिटरी है गुयाम आइलैंड। कहां पर? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। तो यहीं पर एक्सरसाइज मालाबार का आयोजन किया गया। 1992 में एक्सरसाइज मालाबार की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता था, आगे चलकर ये क्वाड देशों के मध्य में आयोजित किया जाने लगा। दया प्रकाश सिन्हा का नवंबर 2025 में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दया प्रकाश सिन्हा ये एक बहुत ही फेमस साहित्यकार थे। दया प्रकाश सिन्हा, करेक्ट कीजिएगा नाम। नवंबर 2025 में इनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दया प्रकाश सिन्हा के योगदान के लिए इन्हें 2020 में पद्मश्री दिया जा चुका है। हिंदी के ऑथर थे और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी 2021 में दिया जा चुका है। वैसे बड़ा पद्मश्री है तो पद्मश्री याद रखिएगा। बहुत ही फेमस एक साहित्यकार और एक नाटककार आप इनको बोल सकते हैं, दया प्रकाश सिन्हा। निधन हो गया इनका नवंबर 2025 में। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए जावेद अशराफ। ठीक है। वैद्येश्वरन राजा रमन, जिनका 92 वर्ष की एज में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वैद्येश्वरन राजा रमन ये संबंधित थे कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से। आपको पता है कंप्यूटर साइंस शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता था वैद्येश्वरन राजा रमन को। तमिलनाडु राज्य से ये संबंधित थे। इनका निधन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। भारत में कंप्यूटर साइंस शिक्षा के अग्रदूत, है ना। इनकी लिखी बुक को आज भी कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ाया जाता है। तो इनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 1976 में दिया जा चुका है और भारत सरकार ने 1998 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो पद्म भूषण 1998 में मिला वैद्येश्वरन राजा रमन को, कंप्यूटर साइंस से संबंधित। इनका 92 वर्ष की एज में निधन हुआ नवंबर 2025 में। विनबेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज का 6th एडिशन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? विनबेक्स जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और वियतनाम के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार 6th एडिशन वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया नवंबर 2025 में। पहला एडिशन 2018 में शुरू हुआ था दोनों देशों के बीच में, तब एमपी के जबलपुर में हुआ था। 5th एडिशन की बात करते हैं तो यह लास्ट ईयर 2024 में अंबाला हरियाणा में आयोजित किया गया था और अब हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया इसका 6th एडिशन विनबेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और वियतनाम के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। विगुलू नचेम्बा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? विगुलू नचेम्बा की बात करें तो ये नए पीएम बने हैं तंजानिया के। नवंबर 2025 में तंजानिया के नए पीएम के रूप में विगुलू नचेम्बा को अपॉइंट किया गया। देखिए तंजानिया की बात करते हैं तो ये पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जिसकी कैपिटल है डोडोमा। गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो गोकुल जलाशय और उदयपुर लेक ये दोनों ही भारत के बिहार राज्य में स्थित रामसर साइट है या वेटलैंड है। देखिए पहले इंडिया के पास 91 रामसर साइट थी, ध्यान से सुनना। उसके बाद नवंबर के शुरुआत में गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। बिहार में है दोनों, दो और जुड़ी कितनी हो गई 93। और पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी गोगाबिल लेक। नवंबर में आगे चलकर गोगाबिल लेक को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया, वो भी बिहार में है और रामसर साइट की संख्या हो गई 94। अभी कितनी रामसर साइट है इंडिया में 96। दिसंबर मंथ में सिलीसेड लेक जो कि राजस्थान में है और कोपरा रिजर्वायर जो कि छत्तीसगढ़ में है, इन दोनों को दिसंबर मंथ में, इसी मंथ में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये दो और जुड़ गई तो कितनी हो गई 96। जब हम दिसंबर के वन लाइनर डिस्कस करेंगे तो ये हमको मिलेंगे दोनों, यहां पर मैंने आपको बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो टोटल कितनी रामसर साइट है 96। 94th रामसर साइट कौन थी, गोगाबिल लेक। उसके पहले 92 और 93 ये दो, गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक। और 94 के बाद जो दो जुड़ी दिसंबर में, सिलीसेड लेक राजस्थान और कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़। कितनी रामसर साइट हो गई 96। अजय वॉरियर 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अजय वॉरियर 2025 अभ्यास का आयोजन इंडिया और यूके के बीच में किया जाता है। नवंबर 2025 में इस एक्सरसाइज का 8th एडिशन आयोजित किया गया राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और दोनों देशों के बीच में अजय वॉरियर नाम की युद्धाभ्यास शुरू की गई थी 2011 में। 2025 में इसका आयोजन कहां किया गया, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। 8th एडिशन है, यूके और इंडिया के बीच में आयोजित किया जाता है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है। आप सभी को पता होगा नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। 243 सीटों में से 202 सीटें एनडीए ने जीती और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बने और बिहार की 10वीं बार सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 किसे दिया गया। 2024 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज नवंबर 2025 में दिया गया मिशेल बैचलेट को। यह चिली से आती है, चिली की एकमात्र महिला प्रेसिडेंट रही है। कौन, मिशेल बैचलेट। ओके, समाज सेवा के लिए इनके जो कार्य है, इनके लिए मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 के लिए दिया गया 2025 में। भारत का फर्स्ट प्राइवेट पीएसएलवी किसके द्वारा बनाया गया है। ये दो कंपनियों ने मिलकर बनाया, एक है एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक है लार्सन एंड टर्बो जिसे एलएनटी कहा जाता है। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट पीएसएलवी का निर्माण किया है। 2025 में 20वें G20 समिट कहां आयोजित किया गया। 2025 में 20वां G20 समिट, इसका आयोजन किया गया साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। देखिए G20 में 19 मेंबर कंट्री है, एक यूरोपीय यूनियन है और एक अफ्रीकी यूनियन है, तो 21 मेंबर है। इनके बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए हर साल एक एनुअल समिट होती है। तो 2025 में इसकी 20वीं समिट थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 22 से लेकर 23 नवंबर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सबसे पहली बार इस समिट की शुरुआत 2008 में की गई थी, तब ये यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। फिर 2024 में जो लास्ट एडिशन है ना, 19वीं समिट, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में की गई थी आयोजित। और अब 2025 में 20वीं समिट साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट ईयर 2026 में इसकी 21वीं समिट यूएसए के मियामी में आयोजित की जाएगी G20 की। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के लिए है, इसमें इंडिया को 23 रैंक पर रखा गया। टोटल इस इंडेक्स में 63 देश और एक यूरोपीय यूनियन को शामिल किया गया था। जर्मनी का एक जर्मन वॉच नाम का इंस्टीट्यूशन है जो कि इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस रिपोर्ट में लास्ट ईयर 2025 के लिए जब रैंक आई थी तब इंडिया की 10th रैंक थी, मतलब अब इंडिया की रैंक में गिरावट हुई है, इंडिया आ गया है 23 रैंक पर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में पहले नंबर पर है डेनमार्क, सेकंड पर यूके और थर्ड पर है मोरक्को। 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत की रैंक क्या है। पहली चीज तो कि एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का नवंबर 2025 में आयोजन कहां हुआ।
आयोजन किया गया बांग्लादेश के ढाका में। और इस आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया मेडल टेली में फर्स्ट प्लेस पर रहा है। इंडिया ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, टोटल 10 मेडल जीते और मेडल टेली में पहले स्थान पर। सेकंड पर साउथ कोरिया 10 मेडल के साथ, थर्ड पर है चाइनीज ताइपे की टीम 2 मेडल के साथ। इंडिया एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में पहले स्थान पर, आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया। भारत द्वारा विकसित फर्स्ट स्वदेशी रूप से निर्मित क्रिस्पर बेस्ड सिकल सेल डिसीज जीन थेरेपी का क्या नाम है? तो इसे नाम दिया गया है बिरसा 101। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 को अधिसूचित किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का और उसके डिक्शनरी का 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था पैरा सोशल नाम के वर्ड को। चर्चित पन्ना डायमंड किस राज्य से संबंधित है? पन्ना डायमंड को 2025 में नवंबर में जीआई टैग दिया गया। यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। आपको पता है इंडिया का 90% डायमंड प्रोडक्शन जो है ना वो पन्ना से ही होता है। मध्य प्रदेश का जिला है और यहां पर हीरे की खान है, इसीलिए पन्ना को सिटी ऑफ डायमंड कहा जाता है। 2025 में यहां के हीरो को, पन्ना डायमंड को नवंबर मंथ में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। 2025 एटीपी फाइनल्स के विनर कौन है? 2025 में एटीपी फाइनल जीता है जेनिक सिनर ने। एक टेनिस टूर्नामेंट है ना एटीपी फाइनल्स। तो जेनिक सिनर जो कि इटली से आते हैं, इन्होंने कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, इनको हराकर एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है। आपको पता है एटीपी टूर का फाइनल जो है ना वो फाइनल जो एलिट टूर्नामेंट है वो होता है। मतलब इसको अलग अलग सेगमेंट में खेला जाता है और फिर एटीपी टूर में फिर फाइनल खेला जाता है लास्ट में। तो एटीपी टूर का जो फाइनल है ना उसके विनर रहे हैं जेनिक सिनर। तो टेनिस प्रतियोगिता है, ये याद रखिएगा। 2026 में होने वाले पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 में होने वाले पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा इंडिया। वैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया ने स्थापना की है। अब 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट का जो आयोजन है, पहली समिट है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन की। आयोजन समिट का किया जाएगा नई दिल्ली में, इंडिया में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजाति जो है उनके प्रोडक्शन के लिए संस्था काम करेगी। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, है ना, तो पोलर बियर हो गया, तो सॉरी पोलर बियर बोल रहा हूं मैं, जो हिम तेंदु है ना, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जिन्हें कहा जाता है, तो इनके प्रोडक्शन के लिए संस्था काम करेगी। तो नई दिल्ली में इसका पहली समिट होगी 2026 में। रोलैंड फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? रोलैंड फेस्टिवल को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश में 5000 साल पुराना एक पारंपरिक पर्व है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इसे मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में वहां के जो मूल निवासी है वो डांस करते हैं और अलग अलग जो कंपटीशन है उनका आयोजन करते हैं, साथ ही साथ पर्व को मनाते हैं, आपस में मिलकर भोजन करते हैं। तो इस तरीके से रोलैंड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में, वहां की लोकल कम्युनिटी के द्वारा। नवंबर में इसका आयोजन किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारत के लिए सर्वोत्तम रैंक किस संस्थान ने प्राप्त की है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के लिए जारी की गई, जिसमें इंडिया की टॉप रैंक पर जो संस्थान रही यह है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को इस इंडेक्स में 205वीं रैंक पर रखा गया है। टॉप रैंक यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में देखें तो लुंड यूनिवर्सिटी जो कि स्वीडन में है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सेकंड नंबर पर है कनाडा की, और यूसीएल यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है जो कि तीसरे स्थान पर रही है। इंडिया की टॉप पर जो संस्थान रहा यह आईआईटी दिल्ली है। हालांकि यह 205वीं रैंक पर है, पर इंडिया से टॉप पर है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 2026 में। मोदीज मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नवंबर 2025 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पर बेस्ड एक बुक को लॉन्च किया गया था, मोदीज मिशन। इस बुक को लिखा गया है बर्जिस देसाई के द्वारा। तो बर्जिस देसाई ने इस बुक को लिखा है मोदीज मिशन। वर्ल्ड फिलोसॉफी डे हर साल कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में हर साल वर्ल्ड फिलोसॉफी डे मनाया जाता है नवंबर मंथ में।
लेकिन देखिए नवंबर मंथ में यहां पर कोई डेट फिक्स नहीं है, बल्कि जो थर्ड थर्सडे होता है, तीसरा गुरुवार होता है नवंबर का, उस दिन इस डे को मनाया जाएगा। तो डेट अलग अलग होती है, हर साल आ सकती है, पर तीसरा जो गुरुवार होगा नवंबर का, उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फिलोसॉफी डे को। भारत को कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन, जिसे सीएससी कहा जाता है, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य कब तक के लिए चुना गया है? तो इंडिया को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य चुना गया है अब से लेकर 2027 तक। इंडिया को इस कमेटी का मेंबर एशिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बनाया गया है। 2027 तक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंडिया मेंबर बना रहेगा। पीएम फसल बीमा योजना में किन दो कारणों को फसल सुरक्षा के लिए जोड़ा गया है? पहले यहां पर बात करते हैं पीएम फसल बीमा योजना की। तो ये जो योजना है ना, 2016 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। अगर किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है तो उनको दिया जाता है इंश्योरेंस। पीएम फसल बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा यह 2016 से संचालित की जा रही है। अभी इसमें दो नई कैटेगरी को जोड़ा गया है जिससे फसल सुरक्षा बीमा दिया जाएगा। दो नई चीजें, दो नई घटनाएं, जैसे वाइल्ड एनिमल अटैक हो जाता है या फिर धान की खेती जलमग्न हो जाती है, पेडी इन्यूडेशन इसे कहा जाता है, इन्यूडेशन। तो अगर ये दो कारण हो जाते हैं तो भी पीएम फसल बीमा योजना के तहत उन्हें इंश्योरेंस दिया जाएगा किसानों को। ये दोनों ही कैटेगरी 2026 में जो खरीफ सीजन शुरू होगा वहां से लागू कर दी जाएगी। 24 नवंबर को लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती मनाई गई। यह क्रांतिकारी किस राज्य से संबंधित है? लचित बोरफुकन आते हैं भारत के असम राज्य से। असम के शिवाजी कहलाते, पूर्वोत्तर के शिवाजी कहलाते हैं लचित बोरफुकन। इनकी 24 नवंबर को जयंती मनाई गई है। अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। इनका स्टेच्यू भी असम में बहुत फेमस है। स्टेच्यू ऑफ एक नाम है, स्टेच्यू ऑफ वेलोर के नाम से जाना जाता है। असम में भारत के पीएम ने 2024 में ही इसका इनॉग्रेशन किया था, स्टेच्यू ऑफ वेलोर। तो यह भी लचित बोरफुकन का स्टेच्यू है। तो 403वीं जयंती मनाई गई 24 नवंबर को। असम के फ्रीडम फाइटर या क्रांतिकारी बोल लें, क्योंकि मुगलों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। कुमारी कमला, जिनका नवंबर 2025 में निधन हुआ, वह किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी? कुमारी कमला की बात करें तो यह भरतनाट्यम से संबंधित थी। ठीक है ना। भरतनाट्यम को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में इन्होंने काफी सहयोग किया है। शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम की नृत्यांगना। अमेरिका में इनका निधन हो गया था। इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ है 1929 में। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है 1970 में। कुमारी कमला भरतनाट्यम से संबंधित। भारत और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 के 19वें एडिशन का आयोजन कहां किया गया? पहली चीज तो यह कि एक्सरसाइज सूर्य किरण का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जाता है? इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके 19वें एडिशन का आयोजन किया गया पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में। तो 19वां एडिशन 25 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आयोजित किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। 2011 में पहली बार शुरू किया गया था सूर्य किरण एक्सरसाइज को। ठीक है। तो अब इंडिया और नेपाल के बीच में एक बार फिर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका 19वां एडिशन आयोजित हुआ। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस सिटी में किया जाएगा? 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे गुजरात के अहमदाबाद में। और आपको पता है गुजरात के अहमदाबाद में 24वां एडिशन आयोजित किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स का। 4 साल में एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। 2026 में होने वाले हैं। 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे 23वां एडिशन। और फिर 2030 में 24वां एडिशन गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे आबादी वाली सिटी कौन सी है? तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला जो शहर है यह है इंडोनेशिया का जकार्ता। पहले जापान का टोक्यो था, अब हो गया है इंडोनेशिया का जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया का शहर है। 41.9 मिलियन इसकी आबादी है शहर के रूप में। फिर सेकंड पर आता है बांग्लादेश का ढाका और थर्ड पर आता है अब जापान का टोक्यो शहर। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट।
हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 का कंट्री पार्टनर किस देश को बनाया गया है? पहली चीज तो ये कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है नागालैंड में। बहुत ही फेमस है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये हर साल आयोजित किया जाता है, पर नवंबर मंथ में इसके कंट्री पार्टनर घोषित किए गए थे स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, है ना, ताकि हॉर्नबिल को इंटरनेशनली पहचान दिलाई जा सके। एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है नागालैंड में। तो कंट्री पार्टनर थे स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। नवंबर 2025 में डाउ को जीआई टैग दिया गया। यह डाउ क्या है? तो नवंबर मंथ में डाउ को जीआई टैग दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत में स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में यूज की जाने वाली एक पारंपरिक हाथ से बनी हुई ब्लेड है ना, जैसे फसल असल काटते हैं ना वैसी ब्लेड है, चाकू जैसी दिखती है, एक पारंपरिक हाथ से बनी हुई ब्लेड, जिसे नवंबर 2025 में जीआई टैग दिया गया। इसका नाम है डाउ। अरुणाचल प्रदेश में काफी इसे यूज किया जाता है। चर्चित हाईली गुब्बी वॉल्केनो किस देश में स्थित है? हाईली गुब्बी वॉल्केनो है इथोपिया में। नवंबर में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और इसके जो राख और धुआं है वो जेट स्ट्रीम के साथ इंडिया तक आ गई थी। तो ये काफी सुर्खियों में था जब इसमें विस्फोट हुआ ना, तो इसके जो ऐश, धुआं, राख जो है वो 14 किलोमीटर ऊपर तक गई थी वायुमंडल में। तो बहुत ही खतरनाक विस्फोट था हाईली गुब्बी वोल्केनो में, जो कि अफ्रीकी देश इथोपिया में देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन, हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने 11वें जो सेशन था हमारे संविधान सभा का, उसमें भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अडॉप्ट किए जाने के दिन को ही भारत में विधि दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था, या पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो यह है एक्टर धर्मेंद्र। आप सभी को पता है नवंबर मंथ में निधन हो गया था धर्मेंद्र का। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण, है ना। तो धर्मेंद्र का 89 वर्ष की एज में निधन हो गया। पंजाब से आते हैं ये। एक्टर भी थे और कुछ समय पॉलिटिशियन भी रहे। जैसे अगर इनकी पहली मूवी देखें तो दिल भी तेरा हम भी तेरे, 1960 के दशक में ये रिलीज हुई थी। और 2004 से 2009 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं बीजेपी के टिकट से, राजस्थान के बीकानेर से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है धर्मेंद्र का, तो राजस्थान के बीकानेर से सांसद थे लोकसभा के। अब इनका निधन हो गया है एक्टर धर्मेंद्र का। जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124 के तहत की जाती है। इसके जो सब क्लॉजेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की भी बात की गई है। आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। तो अभी जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनके पहले BR गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। भारत ने फर्स्ट ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता है? इंडिया ने फर्स्ट ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में नेपाल को हराकर जीता है। आपको पता है इंडिया और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से इसे होस्ट किया था। भारत ने फाइनल में नेपाल की ब्लाइंड विमेन टीम को हराकर यह खिताब जीता है, फर्स्ट ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप। तो हम विनर रहे, नेपाल रनर अप रहा। इंडियन टीम की कैप्टन दीपिका TC थी और वाइस कैप्टन गंगा S कदम थी। भारत ने किस देश को हराकर विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया? इंडिया ने विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है चाइनीज ताइपे की टीम को हराकर। आपको पता है विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था बांग्लादेश के ढाका में, और इस बार यह सेकेंड ही एडिशन है विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप का। तो इंडिया विनर रहा, चाइनीज ताइपे की टीम रही रनर अप। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, इसमें भारत को 36 रैंक दी गई है। आपको पता है 40 कंट्री को यहां पर रैंक किया गया था टोटल, कि कौन सा देश
अपने यहां पर कितने अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है ना, डेवलपमेंट के लिए कितना ज्यादा कमिटेड है, इन सभी आधार पर ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो 40 कंट्री को रैंक किया गया। 2024 में इंडेक्स में भारत को 38 रैंक दी गई थी। अब इंडिया की रैंक सुधरकर हो गई है 36। पहले नंबर पर है स्वीडन, सेकंड पर है जर्मनी और थर्ड पर है नॉर्वे ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो इंडिया की रैंक 40 देशों में 36 है। वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत के लिए सबसे ऊंची रैंक किस शहर ने हासिल की है? अच्छा, इंडेक्स कौन सा है? वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026। ये जो इंडेक्स है ना, 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाली 270 सिटीज का मूल्यांकन करता है। 270 सिटीज को यहां पर रैंक किया गया। बेस्ट सिटीज मतलब कैसे होगी? अलग अलग इंडिकेटर से, हेल्थ जो सेक्टर हो वो अच्छा हो, एजुकेशन उस शहर की अच्छी हो, शहर में शांति हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, है ना, किसी प्रकार का ऐसा नहीं हो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है उस शहर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से रहने लायक हो। तो ये बेस्ट सिटीज का इंडेक्स है, वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 के लिए जारी किया गया। 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले 270 शहरों को यहां पर रैंक किया गया और इसमें इंडिया का जो टॉप शहर है इस इंडेक्स में वो बेंगलुरु है। हालांकि बेंगलुरु को 29th रैंक पर रखा गया है, लेकिन इंडिया से सबसे टॉप पर है बेंगलुरु वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स में। अब आपको पता है सबसे टॉप पर रखा गया है यूके के लंदन को, सेकंड पर न्यूयॉर्क यूएसए और थर्ड पर फ्रांस के पेरिस शहर को। इंडिया की ओर से बेंगलुरु टॉप पर है 29th रैंक पर। 2025 में टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप का खिताब किसने जीता? पहली चीज तो डेविस कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? तो ये टेनिस टूर्नामेंट है और यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है डेविस कप। इसका खिताब इटली ने जीता है फाइनल में स्पेन को हराकर। तो इटली विनर रहा, स्पेन रनर अप रहा 2025 के डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट में। इटली का ये लगातार तीसरा खिताब है और ऑल ओवर देखिए तो चौथा खिताब है इटली का आज तक डेविस कप के इतिहास में। तो 2025 में इटली विनर, स्पेन रनर अप। सुर्खियों में रहे कोटिगांव एंड नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कोटिगांव और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलते हैं भारत के गोवा राज्य में। अभी एक एडवाइजरी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, तो एडवाइजरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है और उन्होंने कहा है कि कोटिगांव और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा में है, इन्हें टाइगर रिजर्व बनाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इन फ्यूचर के आदेश देता है वो आगे देखा जाएगा, पर इसके कारण कि भाई इन्हें टाइगर रिजर्व बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की है, तो ये अभी सुर्खियों में थे। दोनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के गोवा राज्य में देखने को मिलती है। चर्चा में रही उर्मिया झील किस देश में स्थित है? उर्मिया झील देखने को मिलेगी ईरान में। ये लेक है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण और सूखे के कारण निरंतर खत्म होती जा रही है, जल संकट है, खत्म होती जा रही है। तो यहां पर आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी ईरान के द्वारा, क्लाउड सीडिंग करवाई गई थी ताकि उर्मिया झील को का फिर से कंजर्वेशन किया जा सके, इसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ईरान की यह झील नवंबर 2025 में सुर्खियों में रही थी, उर्मिया झील। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं गेनाडी गोलोवकिन। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोलोवकिन। भारत ने साइक्लोन डिटवा के कारण श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? नवंबर मंथ में एक साइक्लोन आया था इंडियन ओशियन में, दक्षिण से उत्तर की ओर ये आगे बढ़ा था और इसने श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्रों को काफी प्रभावित किया। श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्रों में साइक्लोन डिटवा के कारण काफी बारिश हुई थी, काफी लैंडफॉल हुआ, काफी लोगों की मृत्यु हुई। तब इंडिया ने साइक्लोन डिटवा के कारण श्रीलंका की मदद के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सागर बंधु। ओके, हालांकि ये जो ऑपरेशन साइक्लोन डिटवा है ना, ये आगे बढ़ा उत्तर की ओर, भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी आया था, लेकिन तब तक ये कमजोर पड़ गया था। लेकिन सबसे ज्यादा इस साइक्लोन के कारण तबाही हुई है श्रीलंका में, साइक्लोन डिटवा।
इंडियन ओशन में आया था और श्रीलंका की मदद के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? इंटरपोल, जिसे वर्ल्ड का वॉचमैन कहा जाता है, इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है, सभी देशों की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन का ये काम करती है। इंटरपोल का प्रेसिडेंट बनाया गया है लुकास फिलिप को। लुकास फिलिप फ्रांस से आते हैं और इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी फ्रांस के ही लियोन शहर में, और लुकास फिलिप भी फ्रांस के ही हैं। तो नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरपोल के। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? एशिया पावर इंडेक्स इस आधार पर तैयार किया जाता है कि एशिया में किस देश का संप्रभुत्व, दबदबा सबसे ज्यादा है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत को 3rd रैंक पर रखा गया है। लोवी इंस्टीट्यूट की यह रिपोर्ट है ना, इसने बताया कि पहले नंबर पर है यूएसए सुपर पावर कैटेगरी में, जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है एशिया में, मतलब प्रभाव। सेकंड पर चाइना है, सुपर पावर कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया 3rd पर है, मेजर पावर कैटेगरी में रखा गया है। मतलब तीसरे नंबर पर इंडिया है, जिसका एशिया में सबसे ज्यादा प्रभाव है। यूएसए पहले नंबर पर है आज भी। अब आप ये मत देखना कि यार सर एशिया पावर इंडेक्स और यूएसए तो एशिया का देश है ही नहीं। ये देखा जा रहा है कि एशिया में किसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो यूएसए पहला, चाइना दूसरा और इंडिया तीसरा। टोटल 27 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया था, इंडिया को 3rd रैंक दिया गया है। 2025 समर डेफ ओलंपिक की ओवरऑल मेडल टैली में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 2025 के समर डेफ ओलंपिक आयोजन इसका हुआ है जापान के टोक्यो में। 15 से लेकर 26 नवंबर तक ये आयोजित किया गया था। टोटल 20 मेडल इंडिया ने जीते थे और मेडल टैली में 20 मेडल के साथ 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज इंडिया के पास आए। टोटल 20 मेडल, और 20 मेडल के साथ इंडिया मेडल टैली में रहा 6वें स्थान पर। टोटल मेडल कितने? तो 20। पहले स्थान पर रहा यूक्रेन 100 मेडल के साथ। सेकंड पर यूएसए रहा 36 मेडल के साथ, और 3rd पर रहा जापान, जहां पर आयोजन किया गया था 51 मेडल के साथ। इंडिया 6वें रैंक पर 20 मेडल के साथ, 9 गोल्ड, 7 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। आयोजन कहां हुआ? समर डेफ ओलंपिक का जापान के टोक्यो में। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो ठीक है एक और बार देख लेते हैं। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, 40 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया था। इंडिया की रैंक है 36 है ना। पहले स्थान पर है स्वीडन, सेकंड पर जर्मनी, 3rd पर है नॉर्वे। तो ठीक है एक और बार आंसर देख लेते हैं। 36 पर है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान राम जी का स्टेच्यू कहां बनाया गया है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा भगवान राम जी का स्टेच्यू बनाया गया है गोवा में। 77 फीट इसकी हाइट है। गोवा के कानाकोना क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान राम जी का स्टेच्यू है गोवा में, 77 फीट। भारतीय सेना ने पहली बार ऑपरेशन पवन के सैनिकों को सम्मानित किया है। ऑपरेशन पवन कहां लॉन्च किया गया था? इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार ऑपरेशन पवन के सैनिकों को सम्मानित किया। ऑपरेशन पवन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था श्रीलंका में। श्रीलंका में जब लिट्टे के जो लोग थे, जब विद्रोह पर उतर आए थे, तो भारत सरकार और श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी हुई थी, जिसे पीस कीपिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत भारत ने अपनी सेना भेजी थी ऑपरेशन में पीस स्थापित करने के लिए लिट्टे के खिलाफ। 1987 में यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और 1990 तक यह खत्म हो गया था। बाद में श्रीलंका के विरोध के कारण ही इसे खत्म कर दिया गया था। इंडिया के टोटल 1171 सोल्जर यहां पर मारे गए थे। तो यह ऑपरेशन पवन था। इन्हीं सैनिकों को सम्मानित किया गया है पहली बार। तो श्रीलंका में चलाया गया था 1987 से 1990 के बीच में। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में आयोजित किया जाएगा, 4th एडिशन होगा। इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर टीम ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज थी। अब विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में यह सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में खरीदी गई है यूपी वॉरियर टीम के द्वारा 3.20 करोड़ रुपीस में। 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो देखिए 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये जो अवार्ड है इसका आयोजन गोवा में किया गया था।
ठीक है ना, गोवा में आयोजन हुआ 20 से लेकर 28 नवंबर तक। यहां पर स्किन ऑफ यूथ नाम की मूवी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। सबसे बड़ा अवार्ड है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म को दिया जाता है, ठीक है ना। तो 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में गोल्डन पीकॉक का अवार्ड स्किन ऑफ यूथ मूवी को दिया गया। वियतनाम की मूवी, किस देश की है? वियतनाम की। तो इसे दिया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत के फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है? इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट को नाम दिया गया है विक्रम-1। स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, इसके द्वारा इसे बनाया गया है, फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल किसने बनाया है? देखिए, पेट्रोलिंग करेगा, जैसे ट्रक होते हैं ना, एक ट्रक जैसा है, पेट्रोलिंग करेगा, और अगर ड्रोन आते हैं ना तो उनको डिटेक्ट करके उनको नष्ट करेगा। एआई पावर्ड है, मतलब एआई से चलने वाला। एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है भारत का पहला। यह बनाया गया है इंद्रजाल के नाम से। तो इंद्रजाल कंपनी है और इसी के नाम से ये एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है। तो बनाया किसने? इंद्रजाल नाम की कंपनी ने इसका निर्माण किया है। व्हेन इट ऑल बिगन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? व्हेन इट ऑल बिगन, इस बुक को लिखा है राकेश मारिया ने। देखिए, मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड ये एक बुक है ना। 1990 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड इस बुक को लिखा गया है और बहुत सारी अननोन चीजें इसमें बताई गई है। अगर राकेश मारिया की बात करें, मुंबई के 38th पुलिस कमिश्नर के रूप में ये काम कर चुके हैं। तो ये इन्होंने पूरा समय देखा है जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, तो उस पर बेस्ड एक बुक लिखी है व्हेन इट ऑल बिगन। राकेश मारिया की बुक है, नवंबर मंथ में ये लॉन्च की गई थी। वर्ल्ड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया था? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025, इसका आयोजन किया गया अजरबैजान के बाकू में। 17 से लेकर 28 नवंबर तक अजरबैजान के बाकू में यह आयोजित की गई। ठीक है, तो यहां पर हमारे टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि नवंबर मंथ के हैं, वन लाइनर में हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। एक एक फैक्ट, एक क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट में हमने यहां पर सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, टॉप 100 हैं। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर को वॉच कीजिए, वहां पर मैं आपको सारे करंट अफेयर पढ़ाता हूं। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 6 बजे आपको मिल जाता है क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फॉलो कीजिए और उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाती है क्रेजी जीके ट्रिक के, तो वहां से आप पीडीएफ भी ले लीजिए डेली करंट अफेयर की, तो उसे भी फॉलो कीजिए। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। नवंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। 100 आवर जीएस के कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे किसी और सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।